मैंने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे ही रोज एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वाकई पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती है। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाता। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गर्विदा बना लिया। मेरे पास 1000 रुपए मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सरहाने के अंदर छुपा कर रख लिए थे। अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठाने के लिए मैंने एक रोज 10 रुपए का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बेंच के नीचे गिरा दिया। फिर खुद ही उसे उठाकर पोस्ट मास्टर किशन दास के पास ले गया। बोला, बाबूजी ये 10 रुपए का नोट मुझे बेंच के पास पड़ा मिला है, जिसका हो उसको दे दीजिए। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने मुझे शाबाश दी और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ की। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था उसका नाम लाखन देसाई था। बेचारा कमजोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर होगी। कस्बे के ही बोसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहाँ थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता। मैंने उस डाकिये से दोस्ती कर ली। मैं उसकी बड़ी खिदमत करता। एक रोज उसके घर बच्चों के लिए मिठाई लेकर चला गया। डाकिये की उधेड़ उम्र बीवी बहुत खुश हुई। लाखन देसाई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगा। मैं आधी छुट्टी के वक्त उसके पास बरामदे में बैठ जाता। हम दोनों बीड़ियां सुलगाकर चाय बनाकर पीते और बातें करते। एक रोज बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, लाखन बाबू, ये कमबख्त फौज वालों को क्या पड़ी थी कि इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तुम्हें हफ्ते में 2 बार साइकिल चलाते वहां जाना पड़ता है। लाखन देसाई ने बीड़ी का कष्ट लगाकर कहा, अहमद भाई, इन फौज वालों की कुछ न पूछो, ये तो जहां चाहे मोर्चा लगा लें। मैंने कहा, बाबू वैसे वहाँ तोपे लगी हैं क्या? वो बोला, अरे तोपे कहाँ लगी हैं, बस एक दफ्तर सा बना हुआ है जहाँ बाहर सिपाही पहरा देता है। एक कप्तान साहब दफ्तर में सारा दिन बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। डाक लेकर जाता हूँ तो कभी कभी मुझे भी सिगरेट पिला देते हैं। मैंने कहा, मगर लाखन बाबू वहाँ तो फिरोज चचा कह रहे थे कि कोई पुराना किला है जहाँ भूत रहते हैं। लाखन देसाई हंस पड़ा। उसके जर्द दांत नजराने लगे। अरे अहमद भाई, किले में भूत होते तो फौजी कैसे वहाँ रहते? भूतों से तो फौजी भी पनाह मांगते हैं, भूतों पर गोली थोड़ी असर करती है। मैंने कहा, लाखन बाबू किसी रोज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी भूतों का किला देखूंगा। लाखन देसाई बोला, किसी रोज चलूंगा, मगर तुम्हें अपनी साइकिल लेकर चलना होगा। मैं तुम्हें बिठाकर साइकिल नहीं चला सकता। मगर ड्यूटी के वक्त तुम कैसे जाओगे? मैंने झट से कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि किसी रोज इतवार को पुराना किला देखने चलेंगे, वहां हमें कोई पकड़ तो नहीं लेगा। लाखन डाकिये ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कप्तान साहब तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खुद सिगरेट पेश करते हैं, तुम चल कर देखना। मैंने राजदारी से कहा, लाखन बाबू दफ्तर में किसी को खबर न हो, किशन दास जी को पता चल गया तो खामखा नाराज होंगे कि अहमद भाई तुम क्यों गए थे, मैं तो सिर्फ भूत परीत का किला देखने जा रहा हूँ। लाखन बोला, अरे तुम फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस इतवार को तुम सुबह मेरे घर आ जाना, चले चलेंगे। इतवार को छुट्टी का दिन था। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से सेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिये लाखन देसाई के घर पहुंच गया। क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिये की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक न मिल सके। लाखन देसाई और उसके बच्चे मिठाई देखकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। इस डाकिये ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़ी देर बाद हम जंगली पगडंडी पर साइकिल चलाते फौजी किले की तरफ जा रहे थे। साइकिल मैं खुद चला रहा था। लाखन को मैंने पीछे बैठा रखा था। जंगल हरा भरा था, जहाँ सरसब्ज खेत भी थे, जहाँ इमली और साल के दरख्त साया किए हुए थे। ताड़ के दरख्त भी बहुत थे। लाखन देसाई कह रहा था कि यहाँ कभी जंगल से शेर चीते आ जाया करते थे। कभी कभी डाकुओं का गुजर भी होता था, लेकिन जब से पुराने किले में फौजियों ने आकर डेरा जमाया है, ये दोनों मुसीबतें खत्म हो गई हैं। कोई कहता है यहाँ से तेल निकलने वाला है, इसलिए फौज ने छावनी डाली है। कोई कहता है किले में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जिन पर फौजी पहरा लगा है। कभी कभी यहाँ शहर से बड़े फौजी अफसर भी आते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था और जहन में उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात थी तो वहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाजत नहीं होगी। खैर, लाखन डाकिये को तो इंडियन फौजी जानते थे, हो सकता है वो मुझसे पूछगिछ करें, लेकिन लाखन डाकिया संभाल लेगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम जंगली रास्ते पर साइकिल चलाए जा रहा था। दूर से ताड़ के दरख्तों में से उभरी हुई मुझे किले की पुरानी दीवार दिखाई दी। लाखन बोला, वो सामने किला है, साइकिल बाएं जानिब वाली पगडंडी पर डाल दो। किले के दरवाजे पर एक ढलानी छत वाला कमरा था, जिसके आगे बरामदे में 2 फौजी स्टेन गन थामे पहरा दे रहे थे। सामने एक गोल दायरे में फूलों के गमले सजे थे, जिनके दरमियान पूना रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। लाखन ने कहा, यहाँ साइकिल से उतरना है। हमें देखते ही फौजियों ने हाल्ट कहकर हमें रोक दिया।
लाखन डिसाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं हूँ लाखन डाकिया, आज इतवार है, वर्दी में नहीं हूँ। ये मेरा साथी अहमद भाई पैकर है। हम जंगल में ताड़ी के मटके लगाने आए थे, सोचा आपको नमस्कार करता चलूं। मैंने लाखन डिसाई को चलने से पहले समझा दिया था कि वो फौजियों को ये हरगिज न कहे कि मैं कला देखने आया हूँ, क्योंकि इस तरह फौजी लोग शक करते हैं। लाखन ने ताड़ी के मटके लगाने का बहाना बनाया। फौजी गार्ड्स ने लाखन को पहचान लिया था। दोनों हवालदार रैंक के थे और किरमजी रंग की बैरे टोपियां पहने हुए थे जिन पर रेजिमेंटल निशान लगे हुए थे। एक फौजी ने करीब आकर मुझे गौर से देखा और लाखन से पूछा, इसको पहले हमने यहाँ नहीं देखा। मैं आजिजी से हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। लाखन डाकिया बोला, महाराज ये डाक खाने में नया नया भर्ती हुआ है, फिरोज भाई का भतीजा है, इसको ताड़ी का बहुत शौक है महाराज। मैंने मासूम सूरत बना रखी थी, हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज यहाँ के दरख्तों की ताड़ी बड़े मजेदार होती है। इतने में दूसरे फौजी ने बरामदे से आवाज दी, इसको यहाँ लाओ किशन लाल। मुझे कोई तशवीश हुई, लेकिन मैं एक तजुर्बाकार कमांडो जासूस था। अपने हवास को पूरी तरह बरकरार रखा और बरामदे में जाकर दूसरे हवालदार को नमस्कार किया और कहा, महाराज मैं अहमद भाई हूँ, डाक खाने का सेवक हूँ। अपने इंडियन फौजी सुरमाओं को देखने का बड़ा शौक था। भगवान की कृपा है कि आपके दर्शन हो गए। मैं गुजराती में ही बात कर रहा था, जबकि वो दोनों हवालदार मरहट्टा थे, मगर गुजराती बोल और समझ लेते थे। लाखन डिसाई भी साइकिल खड़ी करके करीब आ गया। हम बरामदे के फर्श पर बैठ गए थे। दूसरा हवालदार मुझे अभी तक गहरी नजरों से देख रहा था। साफ लग रहा था कि ये मामूली हवालदार नहीं है, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जो नजरों से ही दुश्मन को पहचान लेते हैं। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था, ऐसी अदाकारी कर रहा था कि भारतीय हवालदार को मखमसे में डाल दिया। इतवार की वजह से क्वार्टर गार्ड का दफ्तर बंद था। लाखन डिसाई कहने लगा, महाराज इस बार आते हुए आपके लिए घर का घी लाऊंगा, हुक्म करें तो मुर्गियां भी काट कर ले आऊं। हवालदार किशन लाल मुस्कुराया, लाखन बाबू मुर्गियां लानी हो तो इतवार को लाया करो। मैंने इस दौरान थोड़ा सा जायजा ले लिया था। ये ऑफिस किले के दरवाजे के बिल्कुल सामने था। किले के दरवाजे पर खारदार बाड़ वाला लोहे का जंगला लगा था। वहाँ भी एक इंडियन फौजी पहरा दे रहा था। बाएं जानिब दरख्तों में कुछ क्वार्टर बने थे, यकीनन जहाँ ऑफिस में काम करने वाले फौजी रहते होंगे। उधर से भैंस के बोलने की आवाज आ रही थी। दूसरा हवालदार बोला, लाखन तुम जाओ, अपने दोस्त को हमारे पास छोड़ दो, हम इसे कल भेज देंगे। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। लाखन डिसाई डाकिया भी परेशानी की हालत में हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, ये तो अपना आदमी है। मरहट्टा हवालदार ने उसे डांटते हुए कहा, तुम जाओ, हम कल इसे वापस भेज देंगे। मैं बज़ाहिर अहमकों की तरह हाथ बांधे खड़ा सबका मुंह देख रहा था, लेकिन अंदर से फिक्रमंद था। ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में मुझे यकीन था कि वो चाहे कितना तशद्दुद कर लें, मुझे बेनकाब नहीं कर सकेंगे। और फिर मैं तो अब भारतीय CID की अजियतें सह सह कर पुख्ता हो गया था। मेरा साथी लाखन डाकिया मरहट्टा हवालदार के हुक्म से साइकिल लेकर चल दिया। अब दोनों मरहट्टा हवालदार मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उनमें से एक का नाम तो किशन लाल था और दूसरे का नाम खम्बाटे। खम्बाटे ने हवालदार किशन लाल को हुक्म दिया कि मुझे अंदर ले जाकर बंद कर दिया जाए, और छोटी मूछों वाला हवालदार किशन लाल मुझे किले के दरवाजे के जंगले में से गुजार कर अंदर ले गया। मैं दुज़दीदा नजरों से हर शय का बगौर मुशाहिदा कर रहा था। ये ड्योढ़ी छोटी सी थी और उसके आगे कुशादा लॉन था, जहाँ दाएं बाएं दो एक कमरे थे। इन्हीं में एक छोटी सी हवालात भी थी, जिनमें सलाखों वाला एक दरवाजा लगा था। उसने मुझसे कोई बात कहे बगैर मुझे उस हवालात में बंद करके ताला लगा दिया। जब हवालदार किशन लाल चला गया तो मैं सोचने लगा कि इन फौजियों को मुझ पर शक है कि मैं कोई गैर मुल्की एजेंट हूँ और अब वो मुझसे पूछगिछ करेंगे। हो सकता है ये पूछगिछ रात के वक्त हो, क्योंकि छुट्टी की वजह से फौजी गार्ड का इंचार्ज मरहट्टा कैप्टन वहाँ मौजूद न था। मेरे पास कोई ऐसी निशानी या अलामत नहीं थी जिसकी वजह से वो मेरा जासूस होना साबित कर सकते। मैंने अपने आप को गुजराती मुसलमान जाहिर किया था और मैं मुसलमान ही था। मेडिकल मुआयने से भी मैं मुसलमान ही साबित होता। हाँ, अगर मैं यहाँ एक हिंदू गुजराती नौजवान की हैसियत से आता तो मैं फंस सकता था। दूसरे मैं हिंदी और तमिल भी रवानी से बोल सकता था और ये खूबी मुझे हिंदुस्तानी साबित करने में मेरी मददगार साबित हो सकती थी। मैं इसी उधेड़ बुन में था कि हवालदार किशन लाल मेरे लिए ताम चीनी के मग में चाय लेकर आ गया और बोला, ये लो चाय पियो, कैप्टन सिंह अभी आ रहे हैं, फिर तुमसे दो दो बातें होगी। मैं चाय का मग थामते हुए आजिजी से बोला, संतरी जी मुझे क्यों हवालात में डाला है, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। हवालदार किशन लाल खामोशी से चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया और मुझे हवालात से निकाल कर क्वार्टर गार्ड के ऑफिस में ले गया। अब दफ्तर खुला था और अंदर मेज के पीछे एक गहरे सांवले रंग का जवान फौजी कप्तान की वर्दी में मेज पर टांगे रखे बैठा चाय पी रहा था। यही कैप्टन सिंह था। उसके एक हाथ में बेद की छड़ी थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पिंडली पर मार रहा था। हवालदार ने सैल्यूट मारकर कहा, सर ये है वो जवान। कैप्टन सिंह ने बेद के इशारे से हवालदार को बाहर जाने का इशारा किया। हवालदार सैल्यूट मारकर दफ्तर से निकल गया। मैं हाथ बांधे खामोशी से खड़ा था और चेहरे पर बड़ी अहमकाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। कैप्टन सिंह ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए
लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। कैप्टन सिंह मुझे अपनी छोटी छोटी प्याजी आंखों से मुसलसल तक रहा था। मैंने नजरें झुका ली। कैप्टन चाय का मग मेज पर रखते हुए कुर्सी पर से उठा और टहलता हुआ अकबी खिड़की की सलाखों के पास जाकर बाहर देखने लगा। फिर पलटकर मेरे करीब आया, मेज के कोने पर बैठा और मेरी तरफ झुककर गुजराती में बोला, तुम कहाँ से आए हो? मैंने भी बड़ी रवां गुजराती में उसे बताया कि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। माँ बाप के मरने के बाद रिश्तेदारों के बुरे सलूक से तंग आकर यहाँ आ गया हूँ। फिरोज भाई की मेहरबानी से डाकखाने में नौकरी मिल गई है। कैप्टन सिंह ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ। मरहट्टा कैप्टन मेज पर से हटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपना चाय का मग उठाकर हाथ में थाम लिया। तुम्हारा नाम अहमद भाई ही है ना? मैंने कहा, जी हाँ, अहमद भाई ही मेरा नाम है। मैंने भोलपन से कहा और इस इंतजार में था कि वो कब अपनी कुर्सी पर से चीते की तरह मुझ पर झपटता है और मुझ पर लातों और घूंसों की बारिश करता है कि उसने बड़ी राजदारी से मेरी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, अहमद भाई, तुम यहाँ नए नए आए हो। हमें तुम जैसे ही नौजवान की तलाश थी। हम इस कस्बे के किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे और सर्टिफिकेट भी। मैं समझा कि वो मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। मैंने हाथ बांधकर कहा, साहब जी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कैप्टन सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, हमको सब मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर हमने तुम्हें यहाँ क्वार्टर गार्ड में बंद करने के लिए नहीं बुलाया। बात यह है कि कुछ अरसे से हमारे सप्लाई डिपो और क्वार्टरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमने गांव के कुछ लोगों को बंद करके मारा पीटा भी है, मगर वो हमें कुछ नहीं बताते। हर कोई यही कहता है कि जंगल से डाकू आकर चोरियां करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस गांव के लोग चोरियां करते हैं। ये सारे गांव वाले चोर हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम गांव के एक एक मकान की तलाशी लें या वहां पहरा लगाएं। तुम इस गांव में नए नए हो। हम ये चाहते हैं कि तुम खुफिया तौर पर गांव में रहकर इस बात का पता चलाकर हमें बताओ कि असल चोर कौन कौन लोग हैं। तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर तुमने हमें चोर पकड़वा दिए तो हम तुम्हें 1000 रुपए इनाम भी देंगे और सर्टिफिकेट भी। बोलो, क्या तैयार हो? ये भारत माता की खिदमत भी होगी। मेरी जान में जान आई। यहाँ मामला दूसरा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर इत्मीनान या मुसर्रत की किसी किस्म की कैफियत को जाहिर न होने दिया, बल्कि उल्टा ये जाहिर किया जैसे मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं परदेसी हूँ, सिवाय फिरोज भाई जमींदार और डाक खाने के 2 एक आदमियों के और किसी को नहीं जानता। मैं कैसे मालूम करूंगा कि चोरियां कौन करता है? कैप्टन सिंह ने मेरे लिए मजीद चाय का कप मंगवाने का हुक्म दिया और बोला, यही बात तो तुम्हारे और हमारे हक में जाती है। तुम पर कोई शक नहीं करेगा। असल बात यह है कि तुम फिरोज भाई के यहाँ रहते हो और हमें उसी पर शक है कि वो अपने आदमियों से यहाँ डाके डलवाता है। तुम बड़ी आसानी के साथ असल बात का सुराग लगा सकते हो। तुम्हें हमने इसलिए चुना है कि तुम यहाँ बाहर से आए हो और हम यहाँ के किसी बाशिंदे पर भरोसा नहीं कर सकते। कुदरत ने मुझे इस पुराने किले में आने जाने और भारतीय फौजियों की नक्लो हरकत के मुशाहिदे का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। फिर भी मैंने आजिज़ी से कहा, साहब जी, अगर यहाँ के लोग चोर डाकू हैं तो जी फिर तो वो बड़े जालिम लोग हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने मुखबरी की है तो मुझे जान से मार डालेंगे। इस पर कैप्टन सिंह ने मुझे जोर देकर कहा, अहमद भाई, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तुम पर आंच तक ना आएगी। बस एक बार तुम हमें असल चोरों का पता बता दो, उसके बाद तुम अलग हो जाना, फिर हम जाने हमारा काम। हम तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताएंगे, फिर तुम्हें किस बात का डर है? इतने में चाय आ गई। मैंने गुजरात के आम रिवाज की तरह प्लेट में कप की आधी चाय उंडेल ली और प्लेट मुंह से लगाकर पीने लगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कांधे को उठकर आहिस्ता से थपथपाया और कहा, बस ठीक है, ये काम देश की खिदमत का भी है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। वो सामने नीम का एक पेड़ देख रहे हो? कैप्टन सिंह ने खिड़की की सलाखों के बाहर नीम के एक घने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ के पीछे मेरा क्वार्टर है, बाहर मेरा नाम लिखा है। आंगन में एक गाय भी बंधी है। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, सुबह सुबह या शाम को जब अंधेरा छा जाए तो मेरे क्वार्टर पर आ जाना। तुम्हें वहाँ गार्ड नहीं रोकेगा। मैं उसे तुम्हारा नाम बता दूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी, भारतीय सेना की सेवा के लिए ये काम करूंगा, मगर मेरा नाम ना आए। गरीब आदमी हूँ और फिर परदेसी भी हूँ, मुफ्त में मारा जाऊंगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कांधे को दबाते हुए कहा, तुम हमारे भाई हो, बेफिक्र होकर काम करो, तुम्हारा कोई बाल तक बीका न कर सकेगा। अच्छा, अब तुम जाओ। तुम्हारा डाकिया साथी तुमसे पूछे तो कह देना कि कैप्टन साहब ने मामूली पूछगिछ के लिए रोका था। वैसे भी यहाँ कोई अजनबी आता है तो हम उससे पूछगिछ जरूर करते हैं। अब तुम जा सकते हो। मैंने कैप्टन सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सर झुकाए बड़ी मासूम सूरत बनाए कंपनी कमांडर के ऑफिस से निकलकर पैदल ही कस्बे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ख्याल
ख्याल आया कि कहीं मुझे किसी खतरनाक जाल में तो नहीं उलझाया जा रहा, कहीं उन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया और ये मुझे कहीं रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल तो नहीं। दिल में हर तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर सोचा कि अगर उन्हें मुझ पर जरा सा भी शक होता तो वो मुझे कभी न छोड़ते। फौजी लोग हैं, पकड़कर बंद कर देते और मार मार कर मेरा भुरकस निकाल देते या मुझे गिरफ्तार करके पीछे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता। बहरहाल मैं बेहद मोहतात हो गया और दिल में फैसला कर लिया कि हर तरफ से चौकस रहूंगा और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात न होने दूंगा कि उन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक पड़े, मगर उनकी एक एक हरकत से बाखबर रहूंगा। अब सवाल ये था कि अगर कस्बे के लोगों में चोर भी हैं और बकौल कैप्टन सिंह के अगर मेरा मोहसिन और हमारे एजेंट का चचा फिरोज भाई ही सारी चोरियां करवाता है तो मैं उसे कैसे गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन अपने अहम मिशन की खातिर अगर मुझे फिरोज भाई को दरिया में धक्का भी देना पड़ता तो मैं बिला झिझक उसे धक्का दे देता। बहरहाल मुझे बज़ाहिर एक इंतहाई कीमती मौका मिला था और एक तरह से मेरा आधा रास्ता तय हो गया था। अब मुझे अपनी तरफ से बेहद एहतियात की जरूरत थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं अपने कस्बे में पहुंच गया और सीधा लाखन डिसाई डाकिये के घर गया। वो बेचारा परेशान बैठा था। मुझे खतरा था कि कहीं लाखन ने जमींदार फिरोज भाई को न बता दिया हो कि मुझे फौजियों ने वहीं रोक लिया है, क्योंकि अगर वाकई फिरोज भाई ही चोरियां करवाता था तो उसे मुझ पर शक पड़ सकता था कि कहीं कमांडर ऑफिस के फौजियों ने मुझे उसके खिलाफ मुखबरी करने पर तो राजी नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और फिर लाखन डिसाई बोला, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम आ गए। मैं तो डर के मारे फिरोज भाई को अभी तक कुछ नहीं बता सका था। तुम उनके आदमी हो, कहीं वो मुझे मारना न शुरू कर देते कि मैं तुम्हें वहां लेकर ही क्यों गया था। मगर वहां हुआ क्या, हवालदार तो कह रहा था कि तुम्हें कल छोड़ेंगे। मैंने चारपाई पर बैठते हुए ठंडी सांस भरकर कहा, लाखन दादा देखो ना, ये फौज का मामला है, उन्हें होशियार रहना पड़ता है। मैं नया नया यहाँ आया हूँ। वहां गया तो उन्होंने पूछगिछ के लिए रोक लिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। बस कैप्टन साहब ने यही कुछ मुझसे पूछा और फिर भारत माता की रक्षा के लिए तो हमें दुश्मन से चौकस रहना ही होगा ना। लाखन डाकिया कानों पर हाथ रखकर बोला, भगवान के लिए अब उधर का रुख न करना। मैं तो भले से बच गया, नहीं तो मुझे भी पकड़ लेते भैया, मैं क्या करता। थोड़ी देर लाखन डिसाई के पास बैठकर वापस हवेली अपनी कोठड़ी में आ गया। जमींदार फिरोज भाई जरा दूर एक खेत में अपने सामने नौकर से तरकारी कटवा रहा था। मैं जानबूझकर उधर नहीं गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बुजुर्ग और काफी हद तक खुशहाल जमींदार भी चोरों का सरगना होगा। हो सकता था कि फौज वालों को गलत इत्तला मिली हो, मगर अब उन्हें फिरोज भाई पर शक पड़ गया और उनका शक दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे इससे जर्रा बराबर दिलचस्पी नहीं थी कि चोर कौन है और चोरों का सरगना कौन है। मुझे तो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन का खोज लगाकर उन्हें भारतीय फौज की कैद से निकालना और अहमदाबाद पहुंचाना था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी कमांड ऑफिस के कैप्टन सिंह को चोरों के बारे में मालूमात मुहैया करूं कि वो मुझे फारिग कर दें। जब तक मुझे डॉक्टर फरीदी का सुराग नहीं मिल जाता और मैं उन्हें वहां से निकाल नहीं लेता, मैं वहां अपनी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखना चाहता था। और ये उसी सूरत में हो सकता था कि मैं चोरों के सुराग के सिलसिले में अपनी मर्जी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लटकाए रखूं। और अब मैंने अपने प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मरहट्टा कैप्टन सिंह से मिले 2 रोज बीत गए थे। मैंने तीसरे रोज शाम को वहां जाने का मंसूबा बना लिया। उस रोज मैं डाक खाने में बैठा अपना काम कर रहा था कि बाहर बरामदे में बिखरे हुए सफेद बालों वाले खस्ता हाल शख्स को देखा, जिसके कांधे पर फटी हुई चादर थी। वो खिड़की की सलाखों के पास आकर बोला, बाबूजी, मेरी बेटी सकीना का कोई खत आया है। खिड़की के पास बैठे क्लर्क जीवन राम ने सख्त बेजारी से उसकी तरफ देखा, फिर पोस्ट मास्टर किशन दास की तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, ये दीवाना फिर आ गया है, क्या जवाब दूं इसे। पोस्ट मास्टर ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, कह दो खत नहीं आया। क्लर्क ने अजनबी बूढ़े को कह दिया कि उसकी बेटी का खत नहीं आया। वो खस्ता हाल शख्स नाउमीदी के आलम में तकता रहा, फिर सर झुकाकर पीछे हटा। एक लम्हा बरामदे में चारों तरफ देखा और आह भरकर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गांव के पुराने कुएं की तरफ चल दिया। लाखन डिसाई डाक बांटने गया हुआ था। मैंने क्लर्क से पूछा कि ये शख्स कौन था। उसने नफरत से मुंह बनाकर कहा, अरे पागल है, 10 साल से अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, वो न जाने कहाँ चली गई है, अब तो मरकब गई होगी। नेक दिल पोस्ट मास्टर ने कहा, जीवन बाबू ऐसा न कहो, हो सकता है वो जिंदा हो। क्लर्क बोला, अरे बाबू, जिंदा होती तो अब तक खुद ना आ गई होती। इस खस्ता हाल शख्स का नाम करीम था। वो कस्बे में कोचवान था। उसकी एक ही औलाद बेटी सकीना थी, जिससे उसको बड़ी मोहब्बत थी। सकीना की माँ फौत हो चुकी थी। करीम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। वो उसकी जरूरत का ख्याल रखता था और सकीना भी बाप पर जान छिड़कती थी। 10 बरस पहले की बात है कि सकीना की शादी हो गई। शहर से 4 आदमी बारात लेकर आए और सकीना को ब्याह कर ले गए। सकीना ऐसी शहर गई कि फिर लौट कर ना आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहां उस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। करीम की हालत अपनी बेटी की जुदाई में खराब होना शुरू हो गई। वो हर रोज डाक खाने में आकर बरामदे में बैठ जाता और बार बार पूछता कि उसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू में डाक खाने वाले उससे दिलजुई करते रहे, फिर उन्होंने उसकी परवाह करनी छोड़ दी। उसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर
उसे धुतकारा जाने लगा कि क्या अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे हो, वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा, उसे अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। लोग उसे दीवाना समझने लगे, बच्चे उसके पीछे ठट्ठा करते और वो एक बार फिर अपनी बेटी को ढूंढने शहर चला गया। वहाँ 4-5 बरस तक अपनी बेटी की तलाश में दरबदर फिरते रहने के बाद अब फिर वापस कस्बे में आ गया था और डाक क्लर्क ने उसे झाड़ दिया था। मुझे बदनसीब करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाक खाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में आ गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मन घड़त रिपोर्ट देनी थी।